आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इस वीक इंडिया से जुड़े 3 मेजर डेवलपमेंट्स एक साथ अनफोल्ड हो रहे हैं एंड दे ऑल से समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट वेयर वी आर हेडेड। सबसे पहले पुतिन की इंडिया विजिट। ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं लग रही है। इस बार इंडिया रशिया से उन 2 डिफेंस सिस्टम्स पर बात करने वाला है जिन पर नॉर्मली सिर्फ स्पेक्यूलेशन होता था, और इससे एक जेन्युइन सवाल भी खड़ा होता है। जब इंडिया यूएस के साथ डिफेंस टाइज ऑलरेडी डीपन कर रहा है तो रशिया के साथ ये फ्रेश हाई एंड डिस्कशंस का मतलब क्या है? इंडिया कैसे इन दोनों रिलेशनशिप्स को बैलेंस करेगा और डिफेंस सेक्टर के लिए इसके लिए इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? वी विल डीकोड दैट। दूसरी बिग स्टोरी इज गोल्ड। इस साल 60% रैली के बाद भी ग्लोबल बैंक्स जो है वो कमांडिंगली बुलिश हैं, सम एक्सपेक्टिंग अनदर 5 to 20% अपसाइड नेक्स्ट ईयर। और इस वीक 3 मैक्रो ट्रिगर्स, यूएस इकोनॉमिक डेटा, फेड मीटिंग और साथ ही साथ आरबीआई की एमपीसी गोल्ड को एक बार फिर से स्पॉटलाइट में ला सकते हैं। लेकिन रैली सस्टेनेबल होगी या फिर शॉर्ट टर्म में शॉक पॉसिबल है? वी विल ब्रेक दैट डाउन सिंपली। और तीसरी स्टोरी मुझे पर्सनली काफी फैसिनेटिंग लग रही है। यूके का लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड वीटा बायोटेक्स अपना सेल एक्सप्लोर कर रहा है बिलियन पाउंड वैल्यूएशन के आसपास, और इंडियन फार्मा कंपनी स्पेशली ल्यूपिन रिपोर्टेडली इस रेस में एक सीरियस कंटेंडर बन चुका है। दिस ऑल्सो शोज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंडियन फार्मा की नेक्स्ट ग्रोथ वेव मेडिसिन से आगे बढ़कर अब वेलनेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो चलिए इन तीनों डेवलपमेंट्स को एक एक करके स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन में समझते हैं। हाय एवरीवन, आई एम गौरी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। पहली स्टोरी काफी एक्सप्लोसिव है। नाउ ब्लूमबर्ग के हिसाब से पुतिन की इंडिया विजिट पर न्यू दिल्ली 2 मेगा डिफेंस सिस्टम्स पर बात करने वाला है। नेक्स्ट जेन SU-57 फाइटर जेट्स और S-500 मिसाइल डिफेंस शील्ड। बट ये एक सिंपल प्रोक्यूरमेंट स्टोरी नहीं है। ये दिखाता है कि इंडिया अपना डिफेंस प्लेबुक चुपचाप रीराइट कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने यूएस के साथ डिफेंस और इंडियो पैसिफिक सिक्योरिटी टाइज मैसिवली डीपन किए हैं। टेक शेयरिंग, ड्रोन्स, जेट इंजन को प्रोडक्शन, सब कुछ। लेकिन रशिया के साथ जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी इक्वली स्ट्रांग रखा गया है साइमल्टेनियसली डिस्पाइट यूएस प्रेशर। Reason? Pragmatism. Now, Russia is still India का biggest defense supplier. Now, SIPRI के डेटा के हिसाब से ये क्लियर है कि इंपोर्ट्स नीचे आए हैं पर डिपेंडेंस अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो फिर सवाल यहाँ पर यह है कि जब इंडिया ऑलरेडी यूएस और यूरोप से डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, फिर SU-57 और S-500 जैसे फ्रेश हाई एंड रशियन सिस्टम्स पर वापस बात क्यों? सिंपल है, इंडियन एयरफोर्स में 200 से ज्यादा रशियन जेट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पायलट्स इकोसिस्टम से फेमिलियर हैं, तो SU-57 से सीमलेस ट्रांजिशन और जीरो लर्निंग कर्व मिलता है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेकेड से रशियन प्लेटफॉर्म्स मेंटेन करता आ रहा है, मतलब कि लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, स्पेस, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस। फिर आता है S-500 मिसाइल शील्ड जो S-400 का नेक्स्ट लेवल है। इंडिया के पास ऑलरेडी मल्टीपल S-400 बैटरीज डिप्लॉयड हैं, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द पाकिस्तान टेंशंस। बट बाकी S-400 डिलीवरीज काफी डिले हो चुकी हैं जो अब 2026-27 फाइनेंशियल ईयर तक डिलीवर होने का एक्सपेक्टेड है। इसीलिए इंडिया एक तरफ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स फास्ट ट्रैक करना चाहता है और दूसरी तरफ नेक्स्ट जेन शील्ड पर भी प्रिपेयर्ड रहना चाहता है। और पुतिन की विजिट के दौरान ही इंडिया रशिया बिजनेस फोरम जो कि 4 से 5 दिसंबर के बीच हो रहा है, जिसका टारगेट है $100 बिलियन ट्रेड बाय 2030, यानी कि डिफेंस पार्टनरशिप के साथ साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। ये मूव्स एक चीज क्लियर करते हैं, India's goal is no longer choose US or Russia, but use US and Russia to accelerate defense modernization. इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स को फाइटर शॉर्टेज फिल करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। HAL को अपग्रेड्स और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का पाइपलाइन उनका और स्ट्रांग हो सकता है। डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन मतलब बेटर बार्गेनिंग पावर विद ऑल सप्लायर्स, और प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉइंट प्रोडक्शन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के दरवाजे खुल सकते हैं। दूसरी स्टोरी में, आफ्टर ऑलरेडी गिविंग अ मैसिव 60% जंप दिस ईयर, ग्लोबल बैंक्स एक्सपेक्ट गोल्ड टू राइज अनदर 5 to 20% next year. See, next week, gold could retest its all-time high zones because commodity traders are watching 3 things: US economic data, Fed policy outcome, and RBI MPC meeting. अगर मार्केट को लग रहा है कि यूएस फेड अग्रेसिवली रेट कट करेगा तो गोल्ड बिकम्स अ नेचुरल हेज। लेकिन अगर कोई डेटा सडनली ऑपोजिट सिग्नल दे दे तो ये रीसेंट रैली जल्दी अनवाइंड भी हो सकती है। वाइल दिस इज शॉर्ट टर्म, बट नेक्स्ट 1 ईयर के लिए भी ग्लोबल एनालिस्ट्स आर बुलिश ऑन गोल्ड।
ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस अभी $4,187 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, विच इज ऑलरेडी प्रिटी हाई। लेकिन एज पर द ग्लोबल बैंक्स, जो फोर्सेस इस साल गोल्ड को पंप कर रहे थे वो नेक्स्ट ईयर भी एक्टिव रहने वाले हैं। बैंक ऑफ अमेरिका गोल्ड को लेकर काफी बुलिश है विद अ टारगेट ऑफ $5,000 for an ounce by next year, which is almost 19% upside from current levels. उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि यूएस का डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू अर्न कर रही है उससे ज़्यादा वो पैसे खर्च कर रही है। तो मार्केट को इसमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और ज़्यादा डेट लेगी, डॉलर वीक हो सकता है और इन्फ्लेशन रिस्क भी बढ़ सकते हैं यूएस में। और इन सब सिचुएशंस में गोल्ड नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है एज अ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू। प्लस ट्रंप एरा के अनऑर्थोडॉक्स मैक्रो पॉलिसीज आर बैक इन प्ले। और सबसे इंटरेस्टिंग, BOFA believes that gold is still under invested in long term portfolios, यानी कि despite all the rally that we are seeing, institutions have not bought enough gold yet. डॉयचे बैंक ने भी $4,950 का टारगेट दिया है, विच इज पॉसिबल 18% अपसाइड। उनका बेस केस स्लाइटली लोअर है एट $4,450। और एक वार्निंग है कि गोल्ड गिर सकता है अगर इक्विटी मार्केट्स क्रैश होते हैं, फेड रेट कट स्लो हो जाते हैं या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कूल डाउन हो जाती हैं। गोल्डमैन सैक्स का भी टारगेट $4,900 पर है और उनका थीसिस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सेंट्रल बैंक डिमांड पे राइड करता है। देखिए 2022 के बाद से कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, स्पेशली जब रशिया के डॉलर रिजर्व्स फ्रीज हुए थे। सो एवरीवन इज बाइंग गोल्ड। HSBC का टारगेट मोस्ट कंजर्वेटिव है एट $3,600 to $4,400 with the expectation that maybe central banks will slow their purchases above $4,000. But in the short term, गोल्ड प्राइसेस के लिए तीन चीजें देखना काफी ज्यादा क्रूशियल होंगी: फेड चेयर पावेल की स्पीच, रशिया यूक्रेन पीस टॉक अपडेट्स एंड RBI policy decision. If data supports easing, gold can retest its all-time highs. अगर डेटा डिसअपॉइंट्स तो करेक्शन भी आ सकता है। तीसरी स्टोरी में वीटा बायोटिक्स, जो यूके का लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, वो इस वक्त पोटेंशियल सेल के लिए मार्केट को टेस्ट कर रहा है विद अ पोटेंशियल डील साइज ऑफ अराउंड £1 बिलियन, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 11,800 करोड़ रुपीस। और इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस में इंडियन नेम्स काफी अग्रेसिवली पॉपअप हो रहे हैं। इंडस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग ल्यूपिन कुछ PE फर्म्स के साथ कंसोर्टियम बनाने की बात कर रहा है ताकि दे कैन प्लेस अ सीरियस बिड। बाकी इंडियन कंपनीज जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, इवन जाइडस वेलनेस ने अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट किया था, बट स्टीप वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस देखकर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पर ल्यूपिन इज स्टिल इन द रिंग एंड फॉर अ गुड रीजन। वीटा बायोटेक्स का स्केल मैसिव है। इनका एनुअल रेवेन्यू £253 मिलियन है, यानी रफली 3,000 करोड़ रुपीस। और इंडिया का रोल यहाँ पर काफी बड़ा भी है। उनका इंडियन आर्म मेयर वीटा बायोटेक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सिमेटली 20% ऑफ टोटल ग्लोबल सेल्स। इनकी कैल्सीमैक्स जैसे ब्रांड्स पीडियाट्रिक्स, कार्डियक केयर, डायबिटीज, विमेंस हेल्थ सब कैटेगरीज में डीप होल्ड रखते हैं। एसेंशियली वीटा बायोटेक्स एक कंज्यूमर हेल्थ प्लस प्रिस्क्रिप्शन न्यूट्रास्यूटिकल हाइब्रिड ब्रांड है, जिसका रिकॉल और ट्रस्ट दोनों स्ट्रांग है। इंडियन फार्मा कंपनीज के इसमें इंटरेस्ट होने के दो रीजंस है। पहले तो इंडिया का विटामिन मिनरल्स न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट अब 20,864 करोड़ रुपीस का हो चुका है, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 9% एनुअली। और न्यूट्रास्यूटिकल्स में प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए इंडियन ड्रग मेकर्स इस सेगमेंट को अग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहते हैं। Secondly, Vita Biotech gives immediate entry into global vitamins, minerals and supplements, that is VMS markets, especially UK, Europe and Southeast Asia में। In fact, कंपनी का एशिया प्रेजेंस 2008 से स्ट्रॉन्ग है आफ्टर एक्वायरिंग सैंडोज एशियाज फैसिलिटीज इन इंडोनेशिया। लेकिन ये सिर्फ वीटा बायोटेक्स की स्टोरी नहीं है, ये ब्रॉडर इंडियन फार्मा M&A यानी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन का ट्रेंड का पार्ट है। पिछले 1-2 सालों में आपने देखा होगा इंडियन फार्मा कंपनीज एक्विजिशन स्प्री पर हैं। ल्यूपिन ने 2024-25 में 2 मेजर UK EU एसेट्स एक्वायर किए थे, रेनेसाउ फार्मा एट £12 मिलियन एंड वीसू फार्मा एट £190 मिलियन। जाइडस ने 2025 में कंफर्ट क्लिक को £239 मिलियन में एक्वायर करके ग्लोबल VMS सेगमेंट में एंट्री ली थी और US बायोलॉजिक्स स्पेस में 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स भी लिए थे फॉर अप टू $125 मिलियन।
पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में इस सितंबर क्वार्टर में 72 डील्स हुए, टोटलिंग टू $3.5 बिलियन, विच इज 166% जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर. और आउटबाउंड डील्स आर एट एन ऑल टाइम हाई. इंडियन फर्म्स आर लिटरली हंटिंग फॉर स्केल, न्यू मार्केट्स एंड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज. और अब VMS सेगमेंट इसका एक नया बैटल ग्राउंड है. That's it for this video then. Firstly, इस week पुतिन के visit में India will be discussing new defense requirements in addition to the existing pending deliveries and other bilateral trade. ये सब moves एक broader signal देते हैं. India is carefully hedging its geopolitical dependencies and diversifying sources. लेकिन defense manufacturing ecosystem को stable भी रखा जा रहा है. सेकेंडली, गोल्ड के लिए नैरेटिव अभी भी काफी बुलिश है और इसी हफ्ते कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से इसका प्राइस रीटेस्ट होगा. लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स में एनालिसिस के हिसाब से सेंट्रल बैंक्स का बाइंग साइकिल, यूएस मैक्रो जिटर्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स गोल्ड को ऊपर ही पुश कर सकते हैं. थर्डली, ल्यूपिन प्लस EQT एंड TPG कंसोर्टियम वीटा बायोटेक्स के एक्विजिशन के लिए सक्सेसफुल होता है तो ये एक लैंडमार्क इंडिया UK न्यूट्रास्यूटिकल डील हो सकती है. बट दिस ऑल्सो शोज दैट इंडियन फार्मास नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्योर ड्रग्स टू लाइफस्टाइल हेल्थ, और वीटा बायोटेक्स जैसे एक्विजिशंस इस शिफ्ट को एक्सेलरेट कर रहे हैं. So, what are your thoughts? Let me know in the comments. और ऐसे ही शार्प ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.